बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हो गया है। इस एक साल की कारकर्दगी पर न सिर्फ हुकूमत खुश है बल्कि मुतमईन दिखाई दे रही है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। अब यह हुकूमत का दावा है। सवाल यह है कि महंगाई कम होने के हुकूमत के दावे में कितनी सदाकत है। क्या महंगाई सिर्फ अदाद शुमार की हद तक कम हो रही है? और अगर वाकई महंगाई ऑन ग्राउंड कम हो रही है तो फिर आम आदमी पर इस महंगाई में कमी के असरात क्यों मुरतब नहीं हो रहे? आज के इस व्लॉग में हम हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी, सियासी कारकर्दगी और गवर्नेंस की एक साल की जायजा रिपोर्ट पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर ये हेडलाइंस लगाई गई कि पाकिस्तान में महंगाई गुज़श्ता 9 साल की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई है। अब अदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत का क्लेम है कि 38% से महंगाई कम होकर 1.5% पर आ गई है और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को और उनके जो नए वालिद साहब हैं, सॉरी टू से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो इस पूरी मईशत को चला रहे हैं, SIFC के तहत कंट्रोल कर रहे हैं। इस वजह से मैं अब्बा जी की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है वो बुनियादी तौर पे क्रेडिट ले रहे हैं और उनको दिया जा रहा है कि ये बेसिकली आर्मी चीफ का और शहबाज शरीफ साहब का विजन है, सो कॉल्ड, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ ये कोई सवाल नहीं उठा रहा कि ये महंगाई कम होने का तो क्रेडिट ले रहे हैं, ये महंगाई 38% पर पहुंचाई किसने थी, इसका क्रेडिट किसको देना है? और ये महंगाई कम हुई या नहीं हुई, इस पे भी मैं बात करता हूँ। पहले तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में महंगाई की 3 बुनियादी किस्में हैं। एक फूड इन्फ्लेशन है, दूसरी एनर्जी इन्फ्लेशन है और तीसरी महंगाई है जो कि अमूमी तौर पर आपको हर सेक्टर के अंदर दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं बुनियादी तौर पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फूड इन्फ्लेशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अशियाए खुर्दो नोश है, क्या उसकी कीमतों में कमी आई है? जिस वक्त ये दावा किया जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चीनी की कीमत है आज की डेट में वो 170 रुपए किलो है और हुकूमत कह रही है कि महंगाई कम होगी और 1.5% पर आ गई है। इसी तरीके से आप घी देख लें, दालें देख लें, सब्जियां देख लें, गोश्त की कीमत देख लें, मतलब आप कोई एक कमोडिटी उठाकर देख लें, आपको किसी भी जगह पे कीमत कम होती न दिखाई देगी, न सुनाई देगी, न महसूस होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हुकूमत के कागजों के अंदर सब कुछ ओके है। और इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है वो एनर्जी इन्फ्लेशन का है। अगर महंगाई कम हो रही है तो क्या बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ? और इसका जवाब है नहीं। और अगर वाकई महंगाई के अंदर इस हद तक कमी वाक़ई हुई है तो दूसरा सवाल है कि क्या टैक्सेस के अंदर कोई कमी वाक़ई हुई? और अगर टैक्सेस के अंदर भी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और कीमतें भी कम नहीं हुई तो फिर ये कौन मानेगा? ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर एक आदमी को 1,000 रुपए की रकम दी जाए तो वो उस 1,000 रुपए की रकम में आज क्या कुछ खरीद सकता है? और अगर उसकी खरीदने की कैपेसिटी और सलाहियत के अंदर इजाफा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि महंगाई वहीं पर है। एक टेक्निकल जुमला अक्सर मईशतदान बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह के अंदर कमी हुई है। यानी महंगाई बढ़ने की जो स्पीड थी वो थम गई है, महंगाई में कमी का भी सफर शुरू नहीं हुआ। ये कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो बड़े सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बड़े चक्करबाज किस्म की हुकूमत है और ये अदाद शुमार का गोरख धंधा है जो हमें बताया जाता है। लेकिन एक तीसरी महंगाई भी है और वो अमूमी फैक्टर्स है। आप
खुराक को छोड़ दीजिए, आप बुनियादी तौर पे एनर्जी प्राइसेस को छोड़ दीजिए, बिजली गैस के बिलों को छोड़ दें, सब्जियों को छोड़ दें, दालों को छोड़ दें, रोटी को छोड़ दें, हर चीज़ को आप छोड़ दें, आप बाकी ज़िंदगी के मामलात के ऊपर आ जाएं। फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लें, सीमेंट की कीमत में क्या कमी हुई, सरिये की कीमत में कमी हुई, रेत की ईंट की कीमत के अंदर, लेबर कॉस्ट के अंदर को कमी हुई, तो आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा कि किसी भी जगह पे कोई कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। और लोगों की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपकी प्राइसेस कम होती हैं तो लोगों की बाइंग पावर, परचेजिंग पावर बेहतर हो जाती है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ी सैड रियलिटी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो मजीद सुकड़ गई है, कम हो गई है। तो ये कैसी मुआशी तरक्की और कैसा इनकलाब हमें बताया जा रहा है कि किसी चीज़ की कीमत तो कम नहीं हो रही, लेकिन दावे यही किए जा रहे हैं कि जनाब ये चीज़ बेहतर होगी, वो चीज़ बेहतर होगी। अब आज इश्तिहारात भी शाया किए गए और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी गई, टैक्स कलेक्शन के दावे, तफसीलात ज़र में इजाफे के दावे, डॉलर की कीमत में कमी आना, शरह सूद का कम होना, स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्म करना। अब मसला ये है कि एक तरफ ये दादो शुमार हैं जिनको हम सही मान लेते हैं, मगर प्रॉब्लम आता है कि आखिर मेरी और आपकी लाइफ के ऊपर उस कमी के असरात क्यों वाक़ नहीं हो रहे, क्यों एक आम आदमी के लिए लाइफ मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। तो अब यहाँ पर ये सारा का सारा क्राइसिस है। लेकिन एक और भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हुकूमत ये कह रही है ना महंगाई तो कम हो गई है, लेकिन मसला है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, मुनाफाखोरी का, तो रेगुलेशन है। अब ये गवर्नेंस का एक सब्जेक्ट है, ये भी एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। एक महंगाई है और फिर एक मसनूई महंगाई है, आर्टिफिशियल क्राइसिस है, डिमांड एंड सप्लाई के साथ खेलते हैं पाकिस्तान के। अब रमज़ान आ गया, माशाल्लाह सब बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर। आपको पता है फिर रमज़ान के अंदर इससे अच्छा पैसे कमाने का और मुनाफाखोरी का सीज़न क्या हो सकता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। बस सैड रियलिटी है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहीं पे हाथ साफ करता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये भी एक रियलिटी है कि जो मसनूई आर्टिफिशियल क्राइसिस के ज़रिए महंगाई है वो भी एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है। तो अब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनको रेगुलेट किसने करना है, गवर्नेंस किसने बेहतर करनी है। अब शहबाज शरीफ साहब तो मुआशी इस्तेहकाम के ऊपर बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया जा रहा है, पूरा नाटक स्टेज सजाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर दो मुईशत हैं, एक मुईशत हुक्मरानों की है और एक मुईशत मेरी और आपकी है। मेरी और आपकी इकॉनमी की हालत तो जैसा पाकिस्तान है वैसी हमारी हालत है, और एक हुक्मरानों की इकॉनमी है, और हुक्मरानों की इकॉनमी बेहतर हुई है। और वो इसलिए हुई है कि उनको आज बताना चाहिए कि हमने सबसे पहले अरकान असम्बली की गुर्बत दूर करने का फैसला किया। तो जो 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था MNA, हमने उसको 5.25 लाख रुपए तनख्वाह उसकी कर दी है। तो सबसे बड़ी तो हमने गुर्बत अरकान असम्बली की कम की है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर लीजिए पाकिस्तान के अंदर के इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या बता रहे हैं। तो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान शहरी आज़ादियों के हवाले से 3 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो शहरी आज़ादियाँ हैं, वो बड़ी महदूद होगी, और पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क से जुज़वी आज़ाद मुल्क डिक्लेयर किया गया। जुज़वी आज़ाद मुल्क, ये शहबाज शरीफ साहब की अचीवमेंट है 2024 के अंदर। और मुसलसल पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो गिरती चली जा रही है। माजी की जो हुकूमतें हैं वो भी कोई आइडियल गवर्नमेंट्स नहीं थी। अच्छा, फिर इसी तरह इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, साल 2024 में पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसमें 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। तो जिस मुल्क में जमहूरियत ज़वाल पजीर हो, जिस मुल्क में आज़ादी ज़वाल पजीर हो, उस मुल्क में मुआशी आज़ादी की बातें, मुआशी गुलामी तोड़ने की बातें ये जेब नहीं देते। यानी ये नहीं बता रहे कि हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए से जायद का मकरूज है। ये नहीं बता रहे कि IMF का पैकेज लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर कितने खौफनाक किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आज IMF को जवाब दे हैं। ये कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी
ISI کہہ رہا ہوں, ISI کو تو خیر وہ کرتا ہی ہے رپورٹ, وہ تو سب سے طاقتور ماشاءاللہ لوگ ہیں, ان کو تو چھیڑنا بھی ایک جرم کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن جو IMF ہے, آج پاکستان کا چیف جسٹس اس کو جواب دہ ہے, آج اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF کو جواب دہ ہے, آج پاکستان کی پارلیمنٹ اس کی جو میجر قانون سازی ہے اس کا عام آدمی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, یا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے یا یہ انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ جو ناک سے لکیریں نکلوائی گئیں پاکستانی قوم کی, اور پاکستان کے اندر کہا گیا کہ وہ کوٹ بیچ کر غربت دور کریں گے, اور بہت بڑے بڑے دعوے کیے کہ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے, اور اس وقت جو سب سے زیادہ منفی گروتھ ہے وہ پاکستان کے ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر ہے. تو ریئل اسٹیٹ والے بھی رو رہے ہیں, ایگریکلچر والے بھی رو رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم ترانے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ خوشحال ہو رہا ہے. تو کارکردگی کے لیے کارکردگی کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کو ویلیویٹ کیا جائے. یہ تو ایک آٹو کنیکٹ ہے, سارے فیصلے تو IMF نے کیے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ یہ تو IMF نے طے کیا ہے کہ کون سی سبسڈی دینی ہے, کون سی نہیں دینی, کون سا ٹیکس لگانا ہے, کون سا نہیں لگانا, کون سی چیز کتنے روپے میں بیچنی, یہ سارے فیصلے تو IMF کے. تو کارکردگی IMF کی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کی نہیں ہے. آپ تو صرف ایک مینیجر کے طور پہ ایک اتھارٹیٹنگ, ایک سائننگ اتھارٹی سے زیادہ آپ کی کوئی ویلیو اور ورتھ نہیں ہے. تو بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اکانومی جب بہتر ہوتی ہے, ملک جب پرفارم کرتے ہیں, جب سسٹم ڈیلیور کرتا ہے, تو وہ عام لوگوں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. اگر عام لوگوں کے کچن کا بجٹ اتنا ہی ہے یا اس سے بھی مشکل ہو گیا تو پھر آپ کے دعووں میں صداقت نہیں ہے. جس دن بجلی سستی کریں گے, گیس سستی کریں گے, پیٹرول سستا کریں گے, سبزیاں سستی کریں گے, گوشت سستا کریں گے, دالیں سستی کریں گے, مسالہ جات سستی کریں گے, ٹریولنگ سستی کریں گے. اب ٹریولنگ ایک انڈیکیٹر اور لاسٹ ایک انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کو بتاتا چلتا ہوں, امن و امان سے ہی دیکھ لیجیے. یہ ایک فیکٹر کے طور پہ کرم میں کیا ہو رہا ہے, اس کارکردگی کا کس نے جواب دینا؟ بلوچستان میں آگ لگی ہے, اس کا جواب کس نے دینا؟ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں, اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ میں صرف کوئٹہ BBC کی ایک رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوئٹہ کا ٹکٹ لاہور سے, اسلام آباد سے جو ٹکٹ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 98,000 روپے, 98,000 پاکستان کے اندر کوئٹہ جانا 1 لاکھ روپے کا تقریباً جہاز کا ٹکٹ بن گیا. اور یہ ان کی کارکردگی, اس سے زیادہ اور کیا ہوگی سیکورٹی سچویشن کے. لوگ اب بس پہ بھی سفر نہیں کر سکتے, بس سے سفر کرنا یہ ہے کہ موت کے سفر پہ نکلنا. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.